शाम ढलने को थी। डूबते सूरज की लालिमा ने आसमान को अपने आगोश में ले लिया था। पंछी अपने घरौंदे को लौट रहे थे। उनका गलरव मानो किसी मधुर संगीत की भांति कानों में रस घोल रहा था। निशा हर शाम चाय का कप लिए अपने आलीशान बंगले की छत पर आ जाती थी। बस यही वो पल होता था जब वो खुद को जीता जागता सा महसूस करती थी, वरना इतने बड़े बंगले के कीमती सजावटी और निर्जीव वस्त्रों की तरह ही वह थी जो सिर्फ बंगले की शोभा और रुतबा बढ़ाने के लिए रखे गए थे और कोई अस्तित्व भी नहीं होता। उसका कई कंपनियों के मालिक राजीव के पिता और उसके पिता के दोस्त थे। उसके पिता को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था तो राजीव के पिताजी ने उन्हें कर्जा देकर मदद की। जब उसके पिताजी कर्जा उतारने में असमर्थ हुए तो राजीव के पिताजी ने अपने बेटे के लिए निशा का हाथ मांगा, कर्जा माफ करने की पेशकश की और कोई रास्ता भी तो नहीं। नम आंखों से विदा किया उसे। जानते थे कि अंधेरे कुएं में ढकेल रहे हैं अपनी बेटी को, खुद को दोषी मानते रहे और इसी दुख के साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। माँ तो बचपन में ही नहीं थी, बचपन से ही नहीं थी। कोई नहीं था जिससे वह अपना दुख कह सके। तभी बाहर के शोर से उसका ध्यान खींचा। बंगले के पास कुछ खाली जमीन थी तो कुछ बंजारों ने अपने तंबू लगा लिए थे। एक बंजारन दूसरी के बाल पकड़ पकड़ के पीट रही थी। तुझे मेरा ही मर्द मिला था रंगलेलियां मनाने के लिए, तेरा वो हाल करूंगी कि मेरा तो क्या तेरा खुद का मर्द भी ना दिखेगा तुझे। फिर वहीं पास खड़े उसके पति को पीटने लगी। मुझसे क्या कमी, मुझ में क्या कमी थी जो इस चुड़ैल के पास गया। अब की देखा ना किसी और को तो आंखें ही नोच लूंगी। उसका पति माफी मांगते हुए आगे पीछे घूमने लगा। माफ कर दे रज्जो, गलती हो गई, माती मारी गई थी मेरी, जो अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। रज्जो गुस्से में अपने तंबू में चली गई और उसका पति गिड़गिड़ाता हुआ उसके पीछे भागा। फिर क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन निशा को लगा जैसे रज्जो की जगह वो हो, उसके पति की जगह राजीव और वो दूसरी बंजानर की जगह कभी शीला, कभी मीना और कभी सोनिया। काश कि वो उनके बाल इसी तरह नोच पाती, काश कि वो राजीव का कॉलर पकड़कर इसी तरह पूछ पाती, उसे ऐसा क्यों किया जो मुझ में नहीं है। काश कि वह अधिकारों के लिए इसी तरह आवाज़ उठा पाती। आज तक उसने कभी नहीं मिला। उसने लाख गुना बेहतर तो ये अनपढ़ बंजारन है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो जानती है और इतना पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं कर पाई। धिक्कार है खुद पर। सोच ही रही थी कि पीछे से घर संभालने वाली नैनी ने आवाज दी, मैम पार्टी का टाइम हो गया, राजीव सर ने आपको तैयार रहने के लिए कहा है। मन ही मन कुछ फैसला लेते हुए पलटी। सारे मेहमान आ चुके थे। राजीव सोनिया के साथ चिपक चिपक के डांस कर रही थी। तभी निशा ने हाथ में सूटकेस लिए हॉल में प्रवेश किया और दृढ़ आवाज में कहा, राजीव मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। पिताजी ने जो कर्जा लिया था उसके बदले तुम्हारे साथ बिना कुछ के इतने साल गुजार दिए। कुछ बाकी हो तो जाकर पिताजी से ही मांग लेना। राजीव और सारे मेहमान आवाज से खड़े रह गए थे। दरवाजे तक गई और फिर पलटी। तुमने तो कभी मुझे पत्नी नहीं माना, लेकिन मैंने तुम्हारे दिल से अपना पति माना था, इसीलिए इतना हक तो बनता है। कहते हुए एक झन्नाटेदार झापड़ सोनिया के गाल पर और एक झन्नाटेदार थप्पड़ राजीव के गाल पर रसीद किया और पूरे आत्मविश्वास से कदम बढ़ाते हुए घर से निकल गई। जाते जाते रज्जू को तंबू के बाहर बुलाया और कस के गले लगा लिया। रज्जू तो कुछ समझ ही नहीं पाई इतने बड़े घर की मेम साहब ने उसे गले क्यों लगाया, लेकिन निशा तो जानती थी वो आत्मविश्वास उसमें उससे ही आया था, वो रज्जू की वजह से ही है। आज उसे सोने के पिंजरे से आज़ादी मिली है, वो रज्जो की वजह से ही। रज्जो ने निशा का सोया आत्मविश्वास जो जगा दिया था। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी है? आपके जो विचार हो वो हमें ज़रूर बताइएगा और इसी तरह मेरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को ध्यान से दबा लीजिए।